नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा आपकी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग लास्ट क्लास के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे डेमेंशिया और डेमेंशिया रिलेटेड कुछ स्टेजेस और स्टेजेस के अंदर देखे जाने वाले साइन एंड सिम्टम। इसके अंतर्गत बेटा आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेमेंशिया है उसमें अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लक्षण देखे जाते हैं। और मैंने आपको कहा भी था कि आपके बुक्स वगैरह में तो एक साथ कॉमन से दे दिए हैं, और वो भी इतने दिए नहीं हैं, तो वो जनरली एग्जामिनर की जो कंपटीशन में बेसिकली पूछने की आदत है, वो एकदम फाइन तरीके से पूछता है। फाइन का मतलब स्पेसिफाइड जाकर के आपसे पूछता है कि भाई फर्स्ट स्टेज में कौन सा लक्षण है, फर्स्ट स्टेज में कौन सी मेमोरी प्रभावित होती है, अर्ली स्टेज में आपको क्या देखने को मिलता है, या कैटास्ट्रॉफिक रिएक्शन कौन से स्टेज में देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली हम लोग बता चुके हैं। सेकंड स्टेज के अंतर्गत हम लोग लक्षण पढ़ रहे थे, और मैंने कहा था जो फर्स्ट स्टेज के लक्षण है वही आगे जाकर के सीवियर होते चले जाएंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत मैंने सेकंड स्टेज के अंतर्गत भी आपको बहुत से लक्षणों के बारे में बताया था, जहां पर मैंने कहा था कि भाई प्रोग्रेसिव धीरे धीरे मेमोरी और कम हो जाएगी। आप वहां पर देखेंगे कि जो पेशेंट होता है वो साफ सफाई वगैरह का ध्यान नहीं रख पाता है, इधर उधर बिना कारण के ही घूमता रहता है। तो ऐसे बहुत से पॉइंट हैं। अब इसी सेकंड स्टेज के अंतर्गत जो लक्षण हम लोग पढ़ रहे थे साइन एंड सिम्टम, और वो साइन एंड सिम्टम्स कौन सी स्टेज के अंतर्गत पढ़ रहे थे, सेकंड स्टेज। कुछ मैं आपको बता चुका हूं और कुछ उसी से आगे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। भाई जो साइन एंड सिम्टम्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो सेकंड स्टेज में पढ़ रहे हैं, और सेकंड स्टेज के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसी के अंतर्गत नेक्स्ट आपने बताना है इमीडिएट मेमोरी लॉस। इमीडिएट मेमोरी लॉस, इमीडिएट मेमोरी जो लॉस होती है ना बेटा, इस इमीडिएट मेमोरी लॉस को हम बोलते हैं एंटीरोग्रेड एमनेशिया। बेसिकली मतलब होता है कि व्यक्ति जो होता है ये नई मेमोरी फॉर्मेशन, या आप कह सकते हो अनेबल टू क्रिएट द न्यू मेमोरीज। जैसे आपने देखी है वो एक फिल्म आई थी आमिर खान की, जिसके अंदर वो सिर पे बाल कम थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस फिल्म में आप देखना कि कुछ समय के लिए उसे वो वापस से होश में आता है और फिर उस बात को वो भूल जाता है। तो कहने का बेसिक मतलब है कि यहां पर आपको ये पता होना चाहिए इमीडिएट मेमोरी, और इमीडिएट मेमोरी का बेसिक मतलब है जिसे हम कहते हैं एंटीरोग्रेड एमनेशिया। इमीडिएट मेमोरी लॉस जनरली नोन एज एंटीरोग्रेड एमनेशिया। एंटीरोग्रेड एमनेशिया जहां पर आपने बताना है कि अनएबल टू क्रिएट न्यू मेमोरी। जैसे याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि लर्निंग डेफिसिट होने लग जाता है। अब यहां पर नई मेमोरी बन नहीं पा रही है, कुछ बातों को सुनता है और सुन करके ही वो भूल जाता है। तो यहां पर आपने बताना है इस प्रकार की जो मेमोरी है वो इमीडिएट मेमोरी लॉस है, और इमीडिएट मेमोरी लॉस को हम लोग जनरली कहते हैं एंटीरोग्रेड एमनेशिया। मेमोरी वगैरह के कुछ टाइप में आपको और पढ़ा दूंगा, लेकिन यहां पर फिर भी आपको पता चलना चाहिए कि ये जो, या तो एग्जामिनर सीधा सीधा बोलेगा इमीडिएट मेमोरी लॉस, या वो आपको कह सकता है एंटीरोग्रेड एमनेशिया जो है किस मरीज में, कौन सी स्टेज में, तो आपने यहीं पर बताना है। इसके अलावा इमीडिएट मेमोरी लॉस जो हम अल्कोहलिक पेशेंट में भी देखते हैं, जो कि थाइमिन की कमी से, थाइमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना अल्कोहलिक में, वहां पर भी देखने को मिलता है। तो खैर यहां आप बताएं कि नई मेमोरी क्रिएट नहीं कर पा रहा है, नई बातें वो याद नहीं रख पा रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, एंटीरोग्रेड एमनेशिया। तो यहां तक आप बता सकते हैं। फिल्म आपको याद आ जाए तो देख लेना, आमिर खान की फिल्म है जिसमें बाल नहीं है, उसके बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं। तो ये आप बताएं। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट स्टेज, सॉरी लक्षण तो हम पढ़ रहे हैं अभी तक सेकंड स्टेज में ही पढ़ रहे हैं, और सेकंड स्टेज के अंतर्गत ही जो कुछ और लक्षण हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था बैंक पासबुक को मैनेज नहीं कर पा रहा है, ये मैं आपको कह चुका हूं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है डीजा व्यू। व्यू का मतलब देखना,
व्यू का मतलब देखने का तरीका, नजरिया। ये आपने यहाँ पे बताना है कि डीजा व्यू ये भी एक प्रकार का मेमोरी रिलेटेड ही है, जहां पर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझना कि आप मान लीजिए मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है अरे यार मैं सर को तो पहले से ही जानता हूं, सर से तो मैं पहले भी मिला हुआ हूं। इसका मतलब है ये कंडीशन क्या है, डीजा व्यू कहलाती है। डीजा व्यू का मतलब है अनजान लोगों को देख करके भी या अनजान लोगों से पहली बार मिल करके भी हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें पहले से ही जानते हैं, वही क्या कहलाता है, डीजा व्यू कहलाता है। तो आपने यहां पर बताना है कि भाई पेशेंट इज familiar with unknown person, place and others। भाई आप यहां पे ये समझ लीजिएगा कि पेशेंट जो है वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो फेमिलियर है। फेमिलियर का मतलब है कि वो पहले से ही जानता है, किनको, अनजान व्यक्ति, अनजान जगह। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पहली बार जयपुर में आए और आप कह रहे यार मैं तो यहां घूमता था, बहुत बार आया हूं, बहुत बार गया हूं, जबकि आए पहली बार हो। तो ऐसा ही उस ओल्ड पर्सन को लगता है जिसमें डेमेंशिया है कि मैं पहले यहां आ चुका हूं, पहले मैं इस जगह को देख चुका हूं, पहले से ही मैं इन लोगों को जानता हूं। जैसे मुझे आप नहीं जानते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं आपको पहले से ही, आप मुझे बेसिकली पहले से जानते हैं, जबकि मिले हम पहली बार। तो ऐसा ही जो डिसऑर्डर है वो क्या है, डीजा व्यू कहलाता है। इसी का जस्ट अपोजिट है जेम्स व्यू। अब देखो जेम्स व्यू जहां पर आप, इसका जस्ट अपोजिट है, जहां पर हम कहते हैं कि भाई पेशेंट इज अननोन या अनफेमिलियर लिख सकते हो, अनफेमिलियर विद नोन, जिन्हें आप कह सकते हैं फेमिलियर पर्सन्स। जो फेमिलियर पर्सन है, फेमिलियर कहने का मतलब है कि अपने घर को नहीं पहचान रहा, अपने लोगों को नहीं पहचान रहा है। ध्यान से सुनना कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक फादर, या आप ये समझ लीजिए कि एक ओल्ड पर्सन जो आपके दादाजी हैं, उन दादाजी को मान लीजिए, ग्रैंडफादर को मान लीजिए कि जेम्स व्यू कंडीशन देखी जा रही है डेमेंशिया में, तो वो कई बार कहेंगे अरे यार ये कौन है। मान लीजिए आप ही जयपुर से गांव गए और आपने जाकर कहा दादाजी नमस्ते, वो गया कौन है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप नर्सिंग ऑफिसर हो और उनके पोते पोतियां हो। कहने का बेसिक मतलब है कि वो अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं पहचान रहे हैं, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कि वो अनजान बन गए हैं। ये आपने बताना है कि अनफेमिलियर हो गए हैं, किन से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने घर से। इसीलिए तो कई बार आप देखना पेपर में, अखबारों में पढ़ते हो कि एक ओल्ड पर्सन है, घर से चले गए क्योंकि वो घर को भूल गए, वो घर पर आ ही नहीं सकते, उनको जगह नहीं पता है। तो इसकी केयर आती है, वो उनके पास कोई ना कोई आईडी प्रूफ जरूर रखना चाहिए, जो ओल्ड एज पर्सन है। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन यहां पर आपने बताना है कि ये जो दोनों टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो देखो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जिनके बारे में आप कह सकते हैं। तो ये सीधी सीधी टर्म है, इसी को दूसरे रूप में भी पूछते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब स्टेजेस आने लगेगी। तो देखो यहां तक आप बताएं, इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप समझ लीजिएगा कि लक्षण, और जो लक्षण कहे जा रहे हैं वो आपकी फाइनल स्टेज में। कौन सी स्टेज में, फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है डेमेंशिया की। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना कि डेमेंशिया, और डेमेंशिया की पहली स्टेज मैंने आपको बता दी,
डेमेंशिया की सेकंड स्टेज मैंने आपको बता दी है, सेकंड स्टेज में देखे जाने वाले लक्षण मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताओ साइन एंड सिम्टम इन थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को हम जनरली बोलते हैं फाइनल स्टेज ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया की कौन सी स्टेज है? फाइनल। आप याद कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया अर्ली स्टेज ऑफ डिमेंशिया, मिडिल स्टेज ऑफ डिमेंशिया, देन वी आर स्टडी अबाउट द फाइनल स्टेज ऑफ डिमेंशिया। फाइनल स्टेज जो बेटा डिमेंशिया की आप कह रहे हैं, वहां पर आपको और विशेष स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण हैं जो देखने को मिल सकते हैं। अब इसी स्टेज के अंदर पहले तो आपने यहां बताना है कि ये जो स्टेज चलने वाली है, ड्यूरेशन वहां 12 साल, लेकिन अब यहां 12 साल नहीं, ये आपके चलने वाली है टिल डेथ। भाई फाइनल स्टेज है, और फाइनल स्टेज जो चलेगी वो कैसे? टिल डेथ, जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, जब तक उस पेशेंट की डेथ नहीं हो जाती है। और ये स्टेज जब आ जाती है तो 100% इरिवर्सिबल है, पुनः रिकवरी के चांसेस हो ही नहीं सकते हैं। अब देखना यहां पर भी जो लक्षण आपने पहले पढ़े हैं वही और सीवियर होते चले जाएंगे। कैसे? तो आप सुनिएगा भाई। इसके अंतर्गत आप जो लक्षण हैं उन्हीं को और आगे ले जा सकते हैं। इसके अंतर्गत आपने बताना है, सबसे पहले हमने कहा था कि जो पेशेंट है वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पा रहा है। यहां पर आप देखोगे कि पेशेंट जो है स्टूल, और जैसे उम्र बढ़ रही है भाई स्टूल और यूरिन कपड़ों में ही पास करना शुरू कर देते हैं। तो आपने यहां पे बताना है कि भाई पेशेंट यूरिन एंड स्टूल इन क्लोज। इसीलिए हमने कहा था कि हाइजीन जो है वो ये व्यक्ति प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर कहा था कि पेशेंट और पेशेंट के अंदर अब इस स्टेज में रिसेंट, इमीडिएट लेकिन रिमोट मेमोरी लॉस होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। आप देखिएगा कि पहले तो चलो यहां पर आप ध्यान दें कि यूरिन और स्टूल पास कर रहा है। इसके अलावा और जो लक्षण आप यहां पर कहेंगे, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि पेशेंट को रिफ्लेक्सेस जो हैं उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। तो आपने यहां पे बताना है कि रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि जो पेशेंट है उसको धीरे धीरे दिखना, करना सभी कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये आप बता सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुने कि ये कुछ बेसिक सिम्टम्स है जिनके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि ये जो स्टेज है यहां पर आपको और भी लक्षण आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पेशेंट में आपको देखने को मिल सकता है हैलुसिनेशन। अब आप जानते हैं हैलुसिनेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। भाई कुछ पेशेंट ऐसे हैं जहां हैलुसिनेशन रिलेटेड कंडीशंस हो सकती हैं। अब ये हैलुसिनेशन रिलेटेड कंडीशन क्या हैं? तो हैलुसिन रिलेटेड कंडीशंस का बेसिक मतलब एक तो टर्मिनोलॉजी आती है। आपने यहां पर बताना है कि हैलुसिनेशन जो है एक प्रकार की ऐसी एबनॉर्मलिटी होती है जहां पर बिना किसी ऑब्जेक्ट के आपको वो वस्तु नजर आने लग जाती है, या बिना किसी चीज के आपको ऐसा लगता है कोई आपको पुकार रहा है और बुला रहा है। तो यहां पर आपने सीधा सीधा बोलना है हैलुसिनेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि पहले एक बार टर्म्स लिखें फिर आगे और बताऊंगा। दिस इज परसेप्शन डिसऑर्डर, या आप बताओ एबनॉर्मलिटी।
परसेप्शन का मतलब है सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील होने वाली एबनॉर्मलिटी। सीधा सा मतलब समझ लेना, परसेप्शन और परसेप्शन का मतलब जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स महसूस करते हैं वो क्या कहलाता है, परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपके सामने खड़ा हूं लेकिन आपको या तो समझ लो मैं नजर नहीं आ रहा हूं, या दूसरे तरीके से आप समझ लो आपके सामने कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको नजर आ रहा हूं। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं, वहां कोई वस्तु नहीं है लेकिन फिर भी आपको नजर आ रही है। दैट इज द परसेप्शन। आंखों से देख रहे हैं मतलब जो सेंस ऑर्गन देख रहे हैं या तो वो गलत देख रहे हैं, और गलत कब देख रहे हैं, वहां वास्तव में कोई वस्तु मौजूद ही नहीं है। तो आपने बताना है कैसी एबनॉर्मलिटी है, परसेप्शन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी है। जहां पर आप कह सकते हैं परसेप्शन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, या आप कह सकते हैं फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन in the absence of external object या स्टिमुलाई। एक तो ये डेफिनेशन जो है ना बेटा, ये डेफिनेशन ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पढ़ेंगे आगे अलग से परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर, हैलुसिनेशन क्या है, इल्यूजन क्या है, वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहां पर भी जब हम बात कर रहे हैं तो आपको इसमें बताना है परसेप्शन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी है। परसेप्शन मतलब जो सेंस ऑर्गन्स देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं, इसी को हमने लिख दिया फॉल्स परसेप्शन, मतलब गलत महसूस हो रहा है सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कोई वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमें वो महसूस हो रही है, वही क्या कहलाता है, हैलुसिनेशन कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप यहां पर कह सकते हैं, बहुत से पॉइंट आप कह सकते हैं कि पेशेंट, जहां पर आपको उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांप रेंग रहा है जबकि वहां वास्तव में कोई सांप नहीं है। पेशेंट को कई बार ऐसे लगता है कि जैसे उसको कोई पुकार रहा है लेकिन वास्तव में कोई नहीं। या उदाहरण के रूप में आप यहां पे कह सकते हैं कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि समथिंग इज नॉकिंग हिज डोर, उसको लगता है कि जैसे कोई गेट खटखटा रहा है लेकिन वास्तव में वहां कोई गेट नहीं खटखटा रहा है। तो कहने का बेसिक मतलब है फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि कोई वस्तु नहीं है। उदाहरण में कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हो, पेशेंट फील someone is calling him without external stimuli। पेशेंट को लगता है कि उसको कोई पुकार रहा है लेकिन वास्तव में वहां पर कोई भी व्यक्ति उसको नहीं पुकार रहा है, या एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई नहीं पुकार रहा, कोई वस्तु नहीं है या कोई व्यक्ति उसे आवाज नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि कोई ना कोई उसको आवाज दे रहा है। तो ये हैलुसिनेशन का एक प्रकार है जिसको ऑडिटरी हैलुसिनेशन कहते हैं। पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, अभी यहां पर इसके चक्कर में ना पड़े। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि क्लाइंट और क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है इसी स्टेज में डेल्यूजन आल्सो प्रेजेंट। इसी स्टेज में पेशेंट को क्या होता है, डेल्यूजन। अब देखो ये जितने भी पॉइंट मैं लिख रहा हूं ना, ये डेल्यूजन हो गए हैं, या ये जो उतने भी बता रहा हूं, ये सब आपके काम के हैं। काम के का मतलब है ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले पूछे जा चुके हैं, सिर्फ डिफरेंशिएट है थोड़ा बहुत। पहले तो मैं आपको यहां बताऊं कि डेल्यूजन जो है उसके बारे में, भाई मतलब तो समझ में आए कि हम कह रहे हैं कि यहां डेल्यूजन प्रेजेंट होता है। डेल्यूजन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है,
डेल्यूजन का मतलब क्या है, जिसको प्रॉपर डेफिनेशन लिखो फिर आगे समझाता हूं। फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीफ। एक डेफिनेशन तो ये है जो आपके निमांस में आई हुई है, डेल्यूजन की डेफिनेशन है, समझाऊंगा डिटेल। एक बार पहले इसी की दूसरी डेफिनेशन और समझ लें आप, क्योंकि जितनी भी डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी है साइकेट्रिक में वही इंपॉर्टेंट है। डेल्यूजन फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीफ। फॉल्स का मतलब गलत, फिक्स का मतलब परमानेंट, अनशेकेबल जिसको कि आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मरीज ने मान लिया है कि मुझे कोई मारेगा तो मार सकता है, पेशेंट को लग रहा है कि उसके घर में कोई चोरी कर सकता है तो चोरी कर सकता है, वो दूसरों पर शक करना शुरू कर देता है। आप देखना जितने ओल्ड पर्सन्स होते चले जाते हैं वो ज्यादातर अपने घर परिवार वालों पर भी शक करना शुरू कर देते हैं। अरे यार मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है, चाहे ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है कि बेटा अपने बाप को मार देगा। आप मार दोगे कि अपने दादाजी को प्रॉपर्टी के लिए? नहीं ना। तो कहने का, लेकिन दादाजी को लग रहा है इस उम्र में आने के बाद, 90 साल की उम्र में, कि मुझे ये मारना चाहते हैं क्योंकि अब मैं ओल्ड हो गया हूं और इनकी निगाह मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर है। लेकिन ये बात रियल नहीं है, लेकिन आप उसको बदल भी नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब है फॉल्स बिलीफ है, गलत विश्वास है, फॉल्स फिक्स बिलीफ या फॉल्स फिक्स अनशेकेबल, अपरिवर्तनीय, जिसको परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी की थोड़ी सी डिटेल डेफिनेशन, फॉल्स फिक्स बिलीफ that cannot correct by reasoning। कहने का मतलब है कि फॉल्स फिक्स बिलीफ, ऐसा विश्वास जो गलत होकर के भी फिक्स हो गया है, उसको आप सही नहीं कर सकते हो। कैन नॉट करेक्ट, सही नहीं कर सकते, चाहे कितने ही तर्क संगत जवाब दो, कितने ही उसको तर्क दो। आपका बेटा है, आपका पोता है, आपकी वाइफ है, क्यों मारेंगे, क्यों नुकसान, नहीं, वो समझने को तैयार नहीं है। ऐसी ही स्थिति कहलाती है डेल्यूजन। अब डेल्यूजन तो बहुत प्रकार के हैं, यहां पर क्या मिलता है उसको, तो अब डेल्यूजन के आगे वो जो भी उसको लगता है ऐसे लगा देंगे। उदाहरण के रूप में डेल्यूजन ऑफ थेफ्ट, उसके माइंड में आ रहा है मेरे घर में चोरी कर सकता है कोई व्यक्ति। डेल्यूजन फॉल्स फिक्स बिलीफ, किससे संबंधित, चोरी से संबंधित। उसको लग रहा है कि उसके घर में कोई डाका डाल सकता है, उसके घर में कोई चोरी कर सकता है। तो इस प्रकार का डेल्यूजन यहां पर ओल्ड एज में देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यान से सुनना, ये सब आपके काम के हैं, सिर्फ मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। जब डिटेल पढ़ाऊंगा डेल्यूजन क्या होते हैं, कौन से प्रकार के हैं, कहां और देखे जाते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आपको पता हो कि ये सारे के सारे लक्षण इसकी थर्ड स्टेज में है, डेल्यूजन। और डेल्यूजन कौन सा है, डेल्यूजन ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब चोरी, चोरी होने का उसको संशय है, शक है कि मेरे घर में चोरी हो गई है या हो सकती है। अब आप रोक लो। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, अरे ध्यान रखना, खिड़की दरवाजे बंद रखना, कोई चोर घर में आ जाएगा। आप कहोगे दादाजी कोई नहीं आएगा, अरे तुम नहीं समझते हो ये रखा है। और आप देखना जितने भी ओल्ड एज पर्सन है वो अपने घर को नहीं छोड़ते हैं, शक बना रहता है, हमेशा चाबी को छुपा करके टाक करके रखेंगे। या घर में कोई भी नहीं है तो भी शादी ब्याह में कहेंगे एक आदमी तो घर में रहो, बाहर ही सारे के सारे घूमने चले गए हैं। कहने का बेसिक मतलब है कि उन लोगों के माइंड में हमेशा एक ऐसा विश्वास बैठ गया है, ऐसी चीज बैठ गई है जिसको आप सही नहीं कर सकते। और उदाहरण में जैसे उनको लगता है कि उनके घर में चोरी हो सकती है। तो यहां तक बताएं,
इसके अलावा और बहुत सी एबनॉर्मलिटी हैं जो आपको इस स्टेज में देखने को मिल सकती हैं। अब देखो यहां पर आपने बताना है कुछ केसेस में यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिमोट मेमोरी लॉस, और रिमोट मेमोरी लॉस ओनली देखने को मिल सकता है 1% केसेस में। सिर्फ 1% केसेस में रिमोट मेमोरी लॉस हो सकता है। रिमोट मेमोरी लॉस, और रिमोट मेमोरी लॉस बेसिकली मतलब है कि लॉन्ग टाइम मेमोरी। ध्यान से सुनना कि जो उसकी पुरानी लॉन्ग टाइम बातें हैं वो लॉस की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप देखना, अगर व्यक्ति आज की बातें भूल गया, नहीं याद, लेकिन उसको अपने बचपन की बातें याद रहती हैं, दैट इज द रिमोट। और रिमोट मेमोरी जहां पर एग्जामिनर आपको कह सकता है, उदाहरण में बहुत से हैं कि इस मेमोरी के बारे में, उदाहरण के रूप में आप कह सकते हो जैसे डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्लाइंट, कि रिमोट मेमोरी नहीं भूलता है, रिमोट मेमोरी पर कोई असर नहीं होता है। अपवाद है कि 1% केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन 1% है, 99 तो नहीं है। तो आपने यहां पे बताना है, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको कह सकता है कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय नर्स टू कंफर्म द रिमोट मेमोरी लॉस। रिमोट मेमोरी लॉस का अगर आपने पता करना है तो आप उस मरीज से क्या प्रश्न पूछेंगे? सीधा सीधा पूछना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो बता देगा चटक से। या आप देख लो, आपको अगर कोई कहता है डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप कहते हो क्या मैं डॉक्यूमेंट देखता हूं, मैं कागज देखता हूं, पापा से पूछ के आता हूं? नहीं ना, क्योंकि रिमोट मेमोरी तो हमारी एकदम एक्यूरेट रहती है, वो जनरली व्यक्ति भूलता नहीं है। चलो यहां तक आए, लेकिन इसी के अंतर्गत एक प्रश्न मैं और लिखूंगा। मान लीजिए आपको, अब इसको ब्रैकेट बांध करके लिखना, आपको यहां पर कहा कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क बाय नर्स टू confirm the memory of a client। देखो यहां पर इस प्रश्न में बहुत कुछ छुपा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। एग्जामिनर यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या प्रश्न पूछने वाले हो, या क्या प्रश्न आप पेशेंट से पूछोगे। किस बात को कंफर्म करने के लिए? मेमोरी को कंफर्म करने के लिए, जिसमें ऐसा हो कि आपकी इमीडिएट मेमोरी भी हो जाए, आपकी रिमोट मेमोरी भी हो जाए, और आपकी रिसेंट मेमोरी भी हो जाए। पुरानी भी बातें पता हो, आज की भी बात पता हो, और क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो। अब यहां पर आप सुनना, आप कुछ बोलोगे, कोई बोलेगा डेट ऑफ बर्थ, कोई पूछेगा पिछली बार खाना खाया या नहीं खाया, आप क्या काम कर रहे हैं, कहां रहते हैं, सब तरीके से। लेकिन मैं सिंगल वर्ड में आपको यहां बता देना चाहूंगा कि आप सिर्फ एक चीज पूछें उससे, और वो एक चीज क्या है? आस्क दी इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइंट। स्पेसिफाइड क्वेश्चन है भैया, ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। इंट्रोडक्शन पूछ लो, इंट्रोडक्शन के अंदर वो आपको इमीडिएट का भी पता चल जाएगा, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, आपको उसकी पुरानी बातों का भी पता, और ओवरऑल लाइफ लॉन्ग का भी पता चल जाएगा। माय नेम इज, आपको हर चीज पता चलेगी, मेरा नाम यह है, आइडेंटिटी है, मैं यहां का रहने वाला हूं, मतलब उसको सब कुछ पता है, मेरे फादर का नाम यह है, मेरी डेट ऑफ बर्थ यह है, मैं ये प्रोफेशन करता हूं, मैं ये करता था और अब मैं ये कर रहा हूं। दैट इज एवरीथिंग यू कैन असेस इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लाइंट। कि आप उस मरीज से अगर इंट्रोडक्शन पूछ लोगे तो सभी कुछ आपको वहां पता
चल सकता है। और यही एक वो प्रश्न है जिसमें सभी प्रकार की मेमोरी का आप पता कर सकते हैं। अलग अलग भी मैंने बता दिया, रिमोट पूछे तो रिमोट बताओ, रिसेंट पूछे तो रिसेंट बताओ, और ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल बताओ। हाँ, मुझे उस फिल्म का नाम याद आ गया है, वो थी गजनी। गजनी फिल्म है जहां पर आमिर खान को जो देखा जाता है ना एंटीरोग्रेड एमनेशिया, तो वो एंटीरोग्रेड एमनेशिया भी यहां पर पेशेंट में देखने को मिल सकता है। गजनी फिल्म है, याद रख लेना। चलो खैर, यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स है, और साइन एंड सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं कौन सी स्टेज में बात कर रहे हैं बेटा, थर्ड स्टेज में बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है अदर। भाई अदर्स, जो कि अदर्स इसलिए कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कौन सी स्टेज में, वही फाइनल स्टेज में। लेकिन ये फाइनल स्टेज के अंदर जो आप और स्पेसिफाइड हैं इनको अदर्स बना करके मैं इसलिए कह रहा हूं कि और तो फाइनल स्टेज के लक्षण आए या ना आए, लेकिन ये ऐसे लक्षण हैं फाइनल स्टेज के जो 101% आपको पूछे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो सीधा सीधा एमनेशिया, टर्मिनोलॉजी है सिर्फ मेरा बताने का मकसद, और एमनेशिया का मतलब है पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आई हुई है। पार्शियल का मतलब है कि हो सकता है कि सिर्फ उसको इमीडिएट मेमोरी हो, रिसेंट नहीं हो, या हो सकता है सिर्फ रिसेंट मेमोरी हो और दूसरी मेमोरी लॉस ना हो। जैसा हमने कहा कि रिसेंट हो सकती है, इमीडिएट हो सकती है, लेकिन रिमोट नहीं होती है। तो यहां पर आपने बताना है या तो कंप्लीट भी हो सकती है और पार्शियल आंशिक रूप से भी हो सकती है। ऐसे अगर मेमोरी का लॉस होता है तो वो क्या कहलाता है, ए मतलब एब्सेंस, एमनेशिया मतलब मेमोरी। तो आपने यहां पर बताना है मनेशिया, मनेशिया का मतलब होता है मेमोरी, और ए का मतलब होता है एब्सेंस। बात समझ में आ रही है? अब ये छोटे छोटे कोई आप फर्स्ट क्लास के बच्चे थोड़ी हो कि ए का मतलब ए एब्सेंस, मनेशिया का मतलब मेमोरी, इतना ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। आप कोई स्पून फीडिंग वाले बच्चे थोड़ी हैं, आपको तो स्पेसिफाइड पता हो, ये मतलब एब्सेंस है, क्या कंप्लीट भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है मेमोरी। तो ये आप बताएं। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, ये हम लोग बात कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स जो कि इंपॉर्टेंट फाइनल स्टेज में ही है। इसके अलावा आपने बताना है नेक्स्ट एप्रेक्सिया क्या होता है, कौन बताएगा? याद करो, देखो ए वो ये एब्सेंस। अब क्या एब्सेंस, या एब्सेंस ना बोल करके, क्योंकि ये जो है बच्चों वाली बात है कि ए मतलब एब्सेंस, बेसिक मतलब है कि जो पेशेंट है वो पर्पसफुल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है। एक्टिविटी जो वो काम कर रहा है, डेली रूटीन के काम भी हैं, वो पर्पसफुली नहीं कर पाता है, किसी वस्तु का सही उपयोग नहीं ले पाता है। तो आपने यहां पर पहले टर्म लिखो, फिर एग्जाम्पल बताऊंगा कि क्लाइंट is unable to perform पर्पसफुल एक्टिविटी, कि जो व्यक्ति है वो पर्पसफुल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाता है। और पर्पसफुल एक्टिविटी परफॉर्म, तो उदाहरण के रूप में एक तो आपने यहां पर बताना है ध्यान दो, बटनिंग ऑन शर्ट, कि शर्ट के ऊपर जो बटन लगाए हुए हैं
उनको सही बंद नहीं कर पा रहा है। तो बटनिंग ऑन शर्ट, शर्ट के ऊपर एक तो बटन सही नहीं लगा पा रहा। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और आप कह सकते हो कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब बाल बनाना, बाल सही नहीं बना पा रहा है। या इसके अलावा भी आप और पॉइंट कह सकते हैं, जैसे ये तो हमने कहा कि शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाता है, तकलीफ है, बाल नहीं बना पाता है, तो ये प्रॉपर जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। इसके अलावा इसी को एग्जामिनर आपको दूसरे तरीके से भी कह सकता है। अब ये ऐसे ना लिख करके वो आपको कह सकते हैं कि व्हाट इज द टर्म व्हेन ए क्लाइंट, ध्यान से सुनना, कि व्हाट इज द टर्म व्हेन ए क्लाइंट यूज कोम्ब फॉर टूथ ब्रशिंग। ध्यान देना, यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि कंघे का उपयोग कर रहा है ब्रश करने के लिए, तो क्या ये एक्टिविटी पर्पसफुल है? नहीं। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो टर्म कहला रही है, ये क्या कहला रही है? एप्रेक्सिया के नाम से आप जान सकते हैं। तो देखो, ऐसे बहुत से पॉइंट है जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम लोग बता सकते हैं। और ये हम लोग बात कर रहे हैं फाइनल स्टेज, और फाइनल स्टेज में देखे जाने वाले वो कैरेक्टरिस्टिक्स और वो लक्षण जो आपको देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी कुछ लक्षण और बचे हुए हैं, इसके अलावा डायग्नोसिस और मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और धन्यवाद।